नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि क्लास नंबर 17 रहेगी हमारी। क्लास नंबर 17 के माध्यम से हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा में एक प्रश्न से संबंधित और अन्य तथ्य भी पूछ लिए जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट न करते हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा संबंधी रचना है। ये किसकी आत्मकथा है? आंसर आप लोगों के सामने ही है। तो ये आत्मकथा जो है राजेंद्र यादव की है। तो राजेंद्र यादव से संबंधित और अन्य हम जब यहाँ पर रचनाएं देखेंगे तो देख लेते हैं। राजेंद्र यादव ने लगभग 8 उपन्यास तथा 150 से अधिक जो है कहानियाँ लिखी है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, एक मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, मंत्रविद, एक था शैलेंद्र, इनके जो है क्या है उपन्यास। ये उपन्यास संबंधी रचना है इनकी। और जो है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ इनकी आत्मकथा संबंधी रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। और रेखाएं, लहरें, परछाइयाँ, देवता की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, टूटना, इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह हैं। यहाँ पर आप लोगों ने राजेंद्र यादव जी के उपन्यास और कहानी संग्रह, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन्हीं तथ्यों में से आपको परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इनको जो है आप लोगों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ध्यान रखना है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा हमने देख ली, प्रमुख आत्मकथा इनकी मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, और अन्य उपन्यास भी हमने यहाँ पर देख लिए, और इनके परीक्षा में पूछे जाने वाले कहानी संग्रह भी देख लिए। टूटना, छोटे छोटे ताजमहल, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है, खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियाँ और लहरें और परछाइयाँ, इनकी जो है प्रमुख कहानी संग्रह है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, उपन्यास संबंधी रचना, कहानी संबंधी रचना। और साथ ही ये ध्यान रखना है, एक मुस्कान इनका राजेंद्र यादव का उपन्यास है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए एक इंच मुस्कान, इंच शब्द भी आ जाए तो मनु भंडारी जी का उपन्यास है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एक दूसरे से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं उनको जो है साथ साथ बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका नामक जो रचना है एक दलित साहित्यकार द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है तुलसीराम जी की रचना है मणिकर्णिका। और उनके द्वारा लिखे गए जो है बनारस में आने पर जीवन के अंत की प्रतीक मणिकर्णिका से ही जो है लेखक का नया जीवन शुरू होता है। तो ऐसा माना जाता है, तुलसीराम जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीराम जो है ये दलित रचनाकार हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? कई बार हम पढ़ चुके हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक जो है अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उनकी रचनाएं जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास। तो और अन्य उपन्यासों को जब हम यहाँ पर देखें, अमृतलाल नागर जी, सबसे पहले बात करें महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाना मिशराएँ जो है 1972 की रचना है, मानस का हंस 1973, नाचो बहुत गोपाल 1978। और इनके अलावा एक रचना और है इनकी, जो कि काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, खंजन नैन सूरदास के जीवन से संबंधित जो एक उपन्यास है इनका, और जिसमें सूरदास के जीवन
के चरित्र को दर्शाया है। लेकिन मानस का हंस जो है, इनका जो उपन्यास है, उसमें तुलसीदास जी के जीवन को जो है इसमें तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन किया है। तो ये ध्यान रखना है। खंजन नैन तो सूरदास के जीवन पर आधारित है और मानस का हंस जो है तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की जो है ब्राह्मण बोली से माना जाता है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। पेचासी से हुआ लहंदा और पंजाबी का। मागधी से हुआ बिहारी, बंगला और उड़िया का। असमिया और बिहारी, बंगला, उड़िया व असमिया का विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से। और अर्ध मागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी निकल कर आई। पूर्वी हिंदी से जो है 3 बोलियां, अवधी, बघेली और जो है छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक मानते हैं? तो ये माना है आनंद कुमार स्वामी है। आनंद स्वामी नहीं, आनंद कुमार स्वामी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सी कहानी कमलेश्वर जी द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी या कस्बे का आदमी। तो एक और जिंदगी जो है कमलेश्वर जी की कहानी नहीं है। राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया और जो है कस्बे का आदमी, तीनों के तीनों कहानियाँ कमलेश्वर जी की है। लेकिन एक और जिंदगी जो है मोहन राकेश जी की प्रसिद्ध कहानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और जिंदगी का जो प्रकाशन वर्ष 1961 में मोहन राकेश द्वारा लिखी गई। राजा निर्वंशिया 1957 में, कस्बे का आदमी 1958 और मांस का दरिया जो है 1966। तीनों की तीनों कमलेश्वर जी की कहानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में जो है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से अभिप्राय बताइए। तो सदुकड़ी से अभिप्राय हो जाएगा राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। इन्हीं जो अपनी रचनाओं में इन्हीं शब्दों का जो प्रयोग किया है कबीर दास जी ने, तो राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली, तो इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है? इसी बोली को सदुकड़ी नाम दिया है। किसने नाम दिया है? श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो इन्होंने जो है कबीर दास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है। उसके बाद जो है हजारी प्रसाद जी की बात करें तो कबीर दास जी की भाषा को क्या कहा है? वाणी का डायरेक्टर। तो देख लेते हैं, कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा जाता है। पंचमैली खिचड़ी भी इसकी भाषा को जो है श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। कबीर का जन्म आप सभी को पता है 1398 ईस्वी। कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मृत्यु 1518 ईस्वी कहाँ पर हुई? मगहर में इनकी मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि अपनी मृत्यु के समय ही वे जो है मगहर में जाकर रहने लगे थे, क्योंकि रूढ़िवादी प्रथाओं को उन्होंने जो है उन पर कटाक्ष व्यंग्य किया था, नकारा था। तो लोगों का मानना था कि मगहर में जिनकी मृत्यु होती है वे जो है नरक में जाते हैं और काशी में जिनकी मृत्यु होती है वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए इसी मान्यता को खंडित करने के लिए जो है कबीरदास जी अपनी मृत्यु के समय मगहर जाकर रहने लगे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? सदुकड़ी भाषा नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी को क्या कहा है? भाषा का डायरेक्टर। और कबीर की वाणी का जो संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से संग्रहित किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बच्चन ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारता कौन माने हैं? कबीर दास जी ही है। ये किसके द्वारा कहा गया है? बच्चन जी द्वारा। भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कार कर्ता कौन रहे हैं? कबीर दास जी, बच्चन जी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, अमिय हलाल मद बरे से श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है? तो ये दोहा जो है रसलीन जी द्वारा लिखित अंग दर्पण में
वर्णित है। और रसलीन जो है रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इनका पूरा नाम, रसलीन जी का पूरा नाम भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिनका पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी। तो रसलीन को कहा जाता है। रसलीन कवि होने के साथ साथ जो है अच्छे संगीतज्ञ, सुयोग्य सैनिक भी रहे हैं। रसवादी आचार्य कवि थे और जो है ये दोहा छंद पर रसलीन का अद्भुत अधिकार भी प्राप्त था। अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अंग दर्पण में रसलीन ने नक्शिक वर्णन किया है, 180 दोहे हैं। और रस प्रबोध में रस की विवेचना इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? तो घनानंद जी जो है किस वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे? आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं है सुजानसार, स्खलता, विरह लीला, योग वेली, कोकशार, कृपानंद, कृपाकंद है, कृपाकंद नहीं भी कृपाकंद, रसकेलीवली और यमुना यस, यमुना यस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है, जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। तो ये किसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचनाओं के बारे में कहा है, किसकी कहानी लेखन के बारे में ऐसा कहा है कि अपनी कहानियों का जो आरंभ है उन्होंने इस प्रकार से किया है, ऐसा किया है कि जैसे कि लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ईशा अल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है, रानी केतकी की कहानी के संबंध में ही उन्होंने ये बात बोली है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? इनमें से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? घनानंद जो है इनमें से लक्षण ग्रंथकार नहीं है। ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में बुंदेल शहर में हुआ ऐसा माना जाता है। और अगर कई बार ये भी पूछ लिए जाता है कि घनानंद जी का किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं या किस संप्रदाय में दीक्षित है, तो घनानंद जी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित रहे हैं। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले माने जाते हैं। और इनके द्वारा रचित काव्य कीर्तियाँ कौन कौन सी है घनानंद जी की? सुजान सागर, सुजान सागर है भैया, सुजान सागर। उसके बाद स्खलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकशार, कृपाकंद, उसके बाद रस केलीवली और यमुना यस, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, ये आपको बताना है। तो नरेश मेहता जी को जो है उनके संपूर्ण साहित्य क्रम पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इससे पहले नरेश मेहता जी से पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में किसे प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा को, महादेवी। उसके बाद से ही जो है जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने लगे, संपूर्ण साहित्य पर दिए जाने लगे, एक लेखक के संपूर्ण रचना क्रम पर। लेकिन महादेवी वर्मा तक जो है ये 1982 ईस्वी तक जो है किसी रचनाकार की उनकी विशेष रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। जैसे कि महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा पर प्राप्त हुआ। उससे पहले 1968 में जो है दिनकर जी को प्राप्त हुआ था उनकी रचना उर्वशी पर। उससे पहले जो है 1972 में भी प्राप्त हुआ था जो है उससे पहले वही सबसे पहले 1968 में जो है पंत जी को प्राप्त हुआ था। सबसे पहले चिदम्बरा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा रचना पर सबसे पहले 1968 ईस्वी में पंत जी को दिया गया। उसके बाद जो है 1992 के बाद से ही जो है नरेश मेहता जी के समय के बाद जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो नरेश मेहता जी को भी
उनके संपूर्ण रचनाक्रम पर दिया गया। और उसके बाद जितने भी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उनके संपूर्ण रचनाक्रम पर ही प्राप्त हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं। एक सेकंड भाई, सॉरी भाई, मैं माफ़ी चाहूँगी। मैंने 78 में जो है 1978 में जो है रामधारी दिनकर जी को बोल दिया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। रामधारी दिनकर जी को 72 में मिला हुआ है, 1972 में उनकी रचना उर्वशी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। लेकिन जो है 1978 में भी दिया गया था, वो दिया गया था अज्ञे जी को उनकी रचना जो है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर जो है अज्ञे जी को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आई थिंक आपको जो है ये आपको पता ही होगा कि किसे सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके बाद किसे दिया गया, फिर किसे दिया गया, फिर संपूर्ण साहित्य पर कब से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना पर 1968 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1972 में दिया गया दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर। उसके बाद जो है अज्ञे जी को दिया गया 1978 में उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद 1982 में दिया गया महादेवी वर्मा जी को उनकी रचना यामा पर। उसके बाद जो है 1992 के बाद जो 92 से जो है जितने भी साहित्यकारों को पुरस्कार प्राप्त हुआ, जैसे कि 1999 में भी प्राप्त हुआ निर्मल वर्मा जी को, फिर कुंवर नारायण जी को प्राप्त हुआ जो 2005 के अंतर्गत, फिर जो है अमरकांत जी को 2009 में दिया गया, और जो है केदारनाथ सिंह को 2013 में, 2017 में प्राप्त हुआ कृष्णा शोभती जी को। इस प्रकार से जितने भी साहित्यकारों को 1992 के बाद से जो है जो साहित्य का जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए वे उनके संपूर्ण साहित्य पर दिए गए। केवल 4 साहित्यकारों को ही उनकी रचना विशेष पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है, और इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा जोर देकर इस प्रश्न को बिल्कुल डिटेल से समझने की कोशिश की है, क्योंकि ये परीक्षा के में हमेशा एक प्रश्न जो है 1 या 2 प्रश्न परीक्षाओं में पुरस्कार संबंधी पूछे जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं, क्योंकि एक भी नंबर आप लोगों को नहीं कटवाना है अपना। DEET+B की जो परीक्षा होगी वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होगी, तो बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को पढ़ के समझ के साथ करते हुए आपको अपना एग्ज़ाम देना है। देखते हैं, सन 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनके संपूर्ण रचनाक्रम के लिए। ये मैंने आपको बता ही दिया, किसी रचना विशेष के लिए नहीं दिया गया। नरेश मेहता जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। वन पाँकी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, और देखना एक दिन, आख्या। ये सभी रचनाएं नरेश मेहता जी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं है। तो इनमें से जो है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये सभी रचनाएं जो है रामविलास शर्मा जी की है। लेकिन कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है, और रामविलास शर्मा जी की नहीं है। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा जी की है। कविता के नई प्रतिमान जो है नामवर सिंह जी की प्रमुख रचना मानी जाती है, प्रमुख ग्रंथ रहा है इनका। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ देख लेते हैं। छायावाद, कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज, ये सभी जो है नामवर सिंह जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है, तो आपको पता ही है। हरिघास पर क्षण भर, अरि ओ आएगा भी, जो नहीं, अरि ओ करुणा प्रभा में। उसके बाद जो है आंगन के पार द्वार, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है
अज्ञे जी की है, लेकिन सीढ़ियों पर धूप जो है ये रचना रघुवीर शाही जी की है, अज्ञे की नहीं है। रघुवीर शाही के अन्य काव्य संग्रह देख लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, हरी घास पर, ये सभी के सभी जो है रघुवीर जी के जो है काव्य संग्रह है। इसके अलावा हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा परमा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी आदि जो है अज्ञे जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं भाई, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान, कनुप्रिया और उर्वशी तीनों रचनाएं पौराणिक कथा पर आधारित हैं, लेकिन अमन का राग जो है पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। ये अमन का राग रचना शमशेर बहादुर जी की एक लंबी कविता है। महाप्रस्थान नामक जो रचना है ये नरेश मेहता जी की है। उर्वशी जो रचना है 1961 में प्रकाशित दिनकर जी का गीति काव्य है। और एक उर्वशी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की भी है, जो कि उनका एक चंपू काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी भाई, खंड काव्य है, चंपू काव्य नहीं। तो एक जयशंकर प्रसाद जी का भी है, जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कनुप्रिया जो है 1959 में प्रकाशित धर्मवीर भारती जी का प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है, जो पौराणिक कथा पर आधारित है। एक क्लास में जो है आप लोगों के लिए आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी प्रबंध काव्य लिखे गए उनकी भी मैं लेकर के आऊँगी, ताकि आपको उन प्रबंध काव्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चल जाए कि परीक्षा में जो है किन किन जो है प्रबंध काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको थोड़ी सी जो है आप लोगों को कथा वस्तु उनकी पता होनी चाहिए, ताकि ये पूछ लिया जाए ये जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, ये किससे संबंधित है, तो आसानी से आप उस प्रश्न का सही आंसर दे सको। अगर आप चाहते हो एक क्लास हम जो है आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले प्रबंध काव्यों से संबंधित प्रमुख तथ्यों की क्लास करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बता सकते हो। मैं ज़रूर थोड़ा जो है ध्यान दूंगी इस चीज़ पर, क्योंकि जहाँ जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जिन जिन बिंदुओं से, उन्हीं सभी तथ्यों को हम बार बार रिवाइज करते हुए चल रही है, ताकि हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए और परीक्षा में हम अधिक से अधिक जो है अपना स्कोर प्राप्त करें। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्ति बोध की निम्नलिखित में से अंधेरे में नहीं मिलता। मेरे सहचर मित्र इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकारी, इन सभी में मिलता है। तो प्रयोगवाद व नई कविता के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। उनकी जो कविता है अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं प्राप्त मिलता। और अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन जो है आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। ये प्रश्न भी जो है पूछा जा चुका है कि अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ, तो ध्यान रखना है आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना जो है 7 जून 1955 में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैरे माने जाते हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को बीजे खेर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, यानी कि बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में जो है 5 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग में 21 सदस्य थे। इस आयोग की निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश भी की गई, तो ये आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा का अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, ये जो पंक्तियां हैं
जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटक स्कंदगुप्त की मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है देख लेते हैं। सज्जन 1911, कल्याणी परिणय 1912 जो नागरी प्रचारणी सभा में जो है प्रकाशित हुई। उसके बाद प्रायश्चित 1913, करुणालय 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया और जो है प्रकाशित 1927 में हुआ। फिर जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928 जो कि जिसमें कहा गया है कविता करना जो है अत्यंत पुण्य का फल है। आगे बढ़ते हैं। एक घूट जो है 1929 की रचना है। चंद्रगुप्त जो है उनके 1931 की रचना है भाई। उसके बाद जो है ध्रुवस्वामी 1933, अग्निमित्र जो है उनके एक अधूरी रचना रह गई थी अग्निमित्र, ये ध्यान रखना है। और इनका एक अधूरा उपन्यास भी रह गया था ईरावती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 19 है भाई, जगत विनोद जो कवि किसकी रचना है? तो जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद किस कवि द्वारा लिखी गई रचना है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा पद्माकर। पद्माकर की रचना है। प्रमुख जगत विनोद में 6 प्रकाश 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन भी किया गया है। रस रहस्य में मम्मट ने रस रहस्य का छायानुवाद किया हुआ है और भाव विलास में रस व नायक नायिका के भेद का वर्णन किया है। तो यहाँ पर और अन्य जो रचनाएं के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 20, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो ये जो है कवि वचन सुधा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 1868 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 में प्रारंभ, और कवि वचन सुधा वाराणसी से प्रकाशित हुई है और यह नए युग का सूत्रपात करने वाली पत्रिका मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित अन्य पत्रिकाएं कौन कौन सी है? एक है हरिश्चंद्र चंद्रिका और दूसरी है बाला बोतनी जो कि महिला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम बताइए। तो दंडी द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है इनका काव्यदर्श। काव्यदर्श दंडी का ग्रंथ है और दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते हैं और जो है दंडी प्रथम आचार्य रहे हैं जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति का पारस्परिक अंतर को स्पष्ट भी किया है तथा इसका संबंध गुण से स्थापित है। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और किंवदंती व सुभाषितों के अनुसार जो है दंडी की 3 रचनाएं मानी गई है। कौन कौन सी? काव्यदर्श जो कि इनकी सबसे प्रमुख रचना है, फिर है दस्त कुमार चरित, उसके बाद है यह पल्लव नरेश, विष्णु के सभा पंडित जो है माने जाते हैं, और दंडी जो है अलंकार संप्रदाय में दीक्षित है, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, चित्तर तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो चित्तर तुरंग न्याय पर निम्नलिखित में से आचार्य शंकुक का सिद्धांत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शंकुक का जो अनुमितिवाद जो है सिद्धांत वाद रहा है उनका, और जो ये चित्तर तुरंग न्याय पर आधारित है। इन्होंने रस और विभावादि के बीच जो है अनुमापक असंबंध माना है और सामाजिक अपनी वासना से नट पर रामादि का अनुभव करते हुए उस पर रस को प्राप्त करता है जिसे स्वयं रामादि ने प्राप्त किया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने जो है अनुमान को विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्तर तुरंग न्याय का आश्रय लिया है। काव्य में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार माने जाते हैं, अभिधा, भावक्तव और भोजतक। इन्होंने भावक्तव
व्यापार को निज मोह संकटता व निवारण भी कहा है। साधारणीकरण को रस स्वाद से पहले की प्रतिक्रिया इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। भट्टिनी जो है किस उपन्यास की नायिका है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा की नायिका मानी जाती है भट्टिनी, तथा निपुणिका बाण भट्ट और भट्टिनी तीनों के तीनों पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उदात्त प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित जो है इनका प्रमुख उपन्यास है। चित्ररेखा जो उपन्यास है वो है 1934 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित, और इसमें जो है चित्ररेखा में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर आधारित ये उपन्यास माना गया है। और इस उपन्यास का जो फ्रेंच उपन्यासकार अन्नातोले उपन्यास थाया का प्रभाव भी पड़ा हुआ है या माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? तो इनमें से मोहन राकेश का नाटक नहीं है वो है अंधायुग, क्योंकि ये धर्मवीर भारती जी का नाटक है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, तीनों नाटक मोहन राकेश जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन 1958 में ऐतिहासिक नाटक है। लहरों का राजहंस भी उनका ऐतिहासिक नाटक है जिसका प्रकाशन 1963। आधे अधूरे 1969 समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। और अंधायुग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक माना गया है, और यह गीति नाट्य का प्रकाशन है 1955 में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक जी को। श्रीधर पाठक हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि रहे हैं। और श्रीधर पाठक जी के जन्म की बात करें तो 11 जनवरी 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 13 सितंबर 1928 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 तीन भागों में प्रकाशित हुई उनकी ये रचना। धनंजय विजय 1900 ईस्वी में, गुणवंत हेमंत जो है 1900 ईस्वी में, वनाष्टक जो है 1912, देहरादून 1915 में, और खोखले गुणाष्टक जो है 1915, ये इनके प्रमुख काव्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है श्रीधर पाठक जी का। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में केवल भाई टॉप 25 प्रश्नों को ही हमने करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, शेयर और जो है चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, किस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं ज़रूर जो है उसी पर आधारित प्रश्नों को लाने की कोशिश करूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।